वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। क्लास 9th NCERT CBSE बोर्ड फॉर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, सारे बोर्ड के लिए है। आपने ऑलरेडी 2 लेक्चर हमारा पा लिया था। NCERT ज्योग्राफी का पहला चैप्टर इंडिया, इट्स लोकेशन एंड साइज, भारत का स्थिति एवं विस्तार से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और दोनों लेक्चर को आप देख के फिर इस लेक्चर पे आइए, तब काफ़ी आपके लिए बेहतर होगा और आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप इसे सीरियसली देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, ताकि आपके आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2022 में 10th के लिए, आप उसके लिए बढ़िया से प्रिपेयर हो सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स SST में आप गेन कर सके। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर देखने के बाद आपके साथ या आपके पास जो बेसिक कंसेप्ट और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगा वो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था आपको सारी चीज़ें याद होंगी। आइए उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा आज कुछ चीज़ें लिख दी हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं समझाऊंगा, आपको समझना है सब कुछ, उसके बाद आपको नोट डाउन करना है, नोट्स बनाना है और उस नोट्स को ग्रुप में शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। कोस्ट लाइन मतलब होता है तटवर्तीय क्षेत्र, मतलब तटवर्ती ऐसा एरिया जो समुद्र के किनारे हो उसी को बोलते हैं कोस्ट लाइन वाला एरिया। समुद्र के किनारे हो तो उसी को तटवर्ती क्षेत्र बोलते हैं, कोस्ट लाइन एरिया बोलते हैं। भारत में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, भारत एक पेनिसुलर है, मतलब भारत का जो दक्षिणी पार्ट है लगभग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए भारत एक पेनिसुलर है। आप इमेजेस में भी देख रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब 3 ओर से समुद्र से घिरा है तो भारत के तट काफ़ी ज़्यादा होंगे, भारत की कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा होंगे। और मैंने आपको बताया था 6100 किलोमीटर भारत का तटवर्ती रेखा है, 6100 किलोमीटर भारत का कोस्ट लाइन का बॉर्डर है। और उसके साथ साथ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप दोनों के बॉर्डर को, दोनों के सीमाओं को, अगर तटवर्ती सीमाओं को मिला देते हैं तो भारत में कुल 7500 किलोमीटर, इसको 7516 किलोमीटर इसका कोस्ट लाइन बॉर्डर होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। यहाँ भी मैं वही कह रहा हूँ, कोस्ट लाइन बॉर्डर 7516 किलोमीटर है। आप इमेज में देख रहे होंगे कैसे भारत का मैप स्टार्ट होता है, कहाँ से। हमारे भारत का जो कोस्टल रेंज है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का जो पेनिसुलर प्लेटू है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है और जो कोस्ट लाइन है कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। गुजरात से स्टार्ट होते हुए 9 राज्यों से होते हुए उड़ीसा तक जाता है। और इसलिए यहाँ पे बहुत सारे हार्बर्स का विकास किए गए हैं, वो हार्बर्स आर्टिफिशियल है। नेचुरल हार्बर्स का विकास हमारे यहाँ सो मेनी नेचुरल हार्बर्स का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए क्योंकि समुद्र के जो किनारा जो होना चाहिए, जो तट लाइन जो होना चाहिए, जो कोस्ट लाइन होना चाहिए, काफ़ी प्लेन होना चाहिए, ठीक है। और काफ़ी प्लेन होगा तब जाके जहाज को आने में दिक्कत नहीं होगी और आसानी से जहाज किनारे आ जाएगा, पानी समुद्र के पास आ जाएगा, किनारे तट वाले रेंज में, और वहाँ पे उतर जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया में जो तट है काफ़ी कटा छटा है, हमेशा एक जगह एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इसलिए हमने उसको स्ट्रेट लाइन बना के कुछ जगहों पे हमने आर्टिफिशियल हार्बर्स का डेवलपमेंट किया है। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा रेगुलर कोस्ट लाइन है, इतने ज़्यादा मतलब तटवर्ती रेखाएं हैं जो कि कटी छटी हैं, एक सीधी रेखा में नहीं है, इसलिए हमारे नेचुरल हार्बर्स का विकास ज़्यादा नहीं हो पाया। कुछ है गिने चुने नेचुरल हार्बर्स हैं, बाकी सारे आर्टिफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा उसे बनाया गया है और वो एक आर्टिफिशियल हार्बर्स है। कोस्ट लाइन की स्टार्ट कहाँ से होता है स्टूडेंट्स, आप इमेज में देख रहे होंगे, पश्चिम में गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। आप देख रहे होंगे गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात गुजरात के सबसे दक्षिणी पॉइंट में, ये ऐसे वाला रेंज है, इस वाले पॉइंट में गल्फ ऑफ खंबात इसको बोलते हैं, इसे गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ से भारत का कोस्ट लाइन स्टार्ट होता है और ईस्ट में आ जाइए, ईस्ट में सबसे लास्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पे चिल्का ईस्ट पार्ट ऑफ कोस्ट लाइन, उड़ीसा में जो चिल्का वाला एरिया है, जो समुद्र का ही एक पार्ट है, लेक है चिल्का झील, वहीं पे आपका ईस्ट पार्ट ऑफ कोस्ट लाइन हमारे पश्चिम से स्टार्ट होके, वेस्ट से स्टार्ट होके पूरब में जाके हमारा कोस्ट लाइन खत्म हो जाता है। और उसको टोटल अगर लेंथ को हम मेज़र करें, पूरे लंबाई को मापें तो लगभग 6100 किलोमीटर उसकी लेंथ होगी, ठीक है। और मैं अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप के और तटवर्ती इलाकों के लेंथ को मैं ऐड कर दूं, तब जाके 7516.6 किलोमीटर आपके हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर का आइलैंड। आइलैंड मतलब होता है द्वीप। द्वीप क्या होते हैं, यू हैव ऑलरेडी नो, आप पहले से जानते हैं और मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिया है क्या होते हैं आइलैंड। आइलैंड एक ऐसे लैंड मास का टुकड़ा होता है जो चारों ओर से सराउंडेड होते हैं वाटर से, सी से या वाटर से चारों ओर से सराउंड किए गए होते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं आइलैंड, ठीक है।
भारत में 2 ही आइलैंड है, आप जानते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, इमेजेस में देख रहे होंगे, और अरबियन सी में आपका लक्षद्वीप है। बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान एंड निकोबार है, और अरबियन सी में आपका लक्षद्वीप है। और अंडमान निकोबार का एक्सपांसन 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अंडमान निकोबार का जो लेंथ है, जो वहाँ का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो लैटिट्यूडनल जो उसका एक्सपांसन है, 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 14 डिग्री नॉर्थ उसका विस्तार है, किसका, अंडमान एंड निकोबार का। ओके फ्रेंड्स, कोस्ट लाइन आपने समझा, आइलैंड समझा। आइलैंड क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया। बे ऑफ बंगाल में भारत का तो अंडमान निकोबार आइलैंड है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है, और अंडमान निकोबार आइलैंड का लैटिट्यूडनल एक्सपांसन कितना है, 8 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 7th नंबर का, आप इसे ध्यान देंगे। कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। आप जानते हैं भारत का मेनलैंड ये है, भारत का मेनलैंड ये है, तो भारत का मेनलैंड का सबसे दक्षिणी पार्ट कन्याकुमारी है। भारत का मेनलैंड, ये भारत का मेनलैंड है, इसका दक्षिणी पार्ट, सबसे दक्षिणी पार्ट, साउदर्न मोस्ट पार्ट को कन्याकुमारी बोलते हैं, जो आप इमेज में देख रहे होंगे। कन्याकुमारी ये भारत का साउदर्न मोस्ट पार्ट है मेनलैंड का। ठीक है, कन्याकुमारी 8 डिग्री नॉर्थ पे ये स्थित है। और अगर पूछ दे भारत के पूरे भारत में होल यानी कंप्लीट भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, तो आप लगाएंगे इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड में है। इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार आइलैंड में है, आप इमेज में देख रहे होंगे। साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, डायरेक्ट पूछ दे साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया क्या है, क्वेश्चन में आपके एमसीक्यूज में आ जाए तो आप लगाइएगा इंदिरा पॉइंट। कहाँ है, निकोबार आइलैंड में है। और पूछ दे भारत का मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आप लगाएंगे कन्याकुमारी। आपको आई होप स्टूडेंट्स यू गेट इट, आप इसे समझ गए होंगे। 5 कोस्ट लाइन समझे होंगे, आइलैंड द्वीप समझे होंगे, 7 कन्याकुमारी के साउदर्न मोस्ट पार्ट, बाकी एक्सेट्रा चीजें समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आप एनसीईआरटी को उठाएंगे तो उसमें अगला टॉपिक आपको दिया है, टॉपिक दिया है क्या, इंडिया एंड द वर्ल्ड। भारत और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का संबंध कैसे दूसरे देशों के साथ है, भारत का जो पोजीशन है, भारत का जो जहाँ पे स्थित है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और उस भारत का जो संबंध है उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझना है। इंट्रो क्लास में यदि आप लिख के दिखा सकते हैं हमें तो आप लिखिएगा इंडिया एंड द वर्ल्ड में। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन करके बता दिया हूँ। लेकिन इंट्रो क्लास में यदि आपका क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें क्वेश्चन दे दे इंट्रोडक्शन, अगर दे दे इंडिया एंड द वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन लिखना है तो आप लिखिएगा भारत, इंडिया इज अ पेनिसुलर कंट्री। ठीक है, इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड एंड 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड इंडिया इज आल्सो पेनिसुलर कंट्री विच सराउंडेड बाय द 3 साइड ऑफ वाटर लाइक बे ऑफ बंगाल एंड द अरबियन सी एंड द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, एंड ये हो गया। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और इंडिया इज नोन एज अ भारत, हिंदुस्तान, आर्यव्रत एटसेट्रा। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट कंट्री एंड आल्सो एंशियंट सिविलाइज्ड कंट्री, मतलब एक प्रकार का सबसे जो पहली अपनी जो सभ्यता हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा का सिविलाइजेशन हमारे देश में हुई थी, तो इसलिए सबसे पुरानी। ऐसे आप इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में डिस्कस कर दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया है। यदि आप उसे उतना लिख के फिर यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है या अपकमिंग लेक्चर में जो दिया गया है भारत का फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, उसको मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इससे काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ दे इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में आपको बताना है तो आप क्या लिखेंगे इसमें, एक बार समझ लेते हैं। देखिए, आप इमेज में देख रहे होंगे इंडिया के सबसे नॉर्थ पॉइंट में, सबसे उत्तरी पॉइंट में लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और ये पर्वत श्रृंखलाएं की लंबाई कुल 2500 किलोमीटर है। आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होके कैसे एक तीर, कैसे एक धनुष के आकार में, कैसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में जाता है और 2500 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करता है। कितना डिस्टेंस, 2500 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करता है। तो भारत का जो नॉर्थ पार्ट में जो हिमालयन रेंज है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। 2500 किलोमीटर लंबाई को हमारे भारत के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में फैला है एक धनुष की आकृति में, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा ही। क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं। ये है फॉर्मिडेबल बैरियर, एक प्रकार का बहुत बड़ा बैरियर का काम करता है। किस चीज़ के लिए, इसलिए बैरियर का काम करता है जो चाइना, मंगोलिया, तिब्बत और जितने भी नॉर्दर्न मोस्ट में जो हमारे कंट्री हैं, हमसे ऊपर हैं, आप इमेज में देख रहे होंगे,
उस कंट्री से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, जो बर्फीली हवाएं हैं, हिमालय रेंज उसको रोक के फिर वापस उधर ही भेज देता है, जिससे हम कड़ाके की ठंड से बच जाते हैं और हमारे यहाँ एक औसत तापमान बना रहता है, जिससे हमारे यहाँ की कल्चर और डाइवर्सिटीज को काफ़ी अलग से उसका पहचान मिल पाता है। ओके, तो इसलिए वो एक फार्मिडेबल बैरियर का काम करता है। एंड लैंड कम्युनिकेशन विद द तिब्बत एंड चाइना, और हमारे यहाँ तिब्बत और चाइना के साथ हिमालय का जो 2500 किलोमीटर जो एक्सपांसन है, विस्तार है, तो उस विस्तार के होने की वजह से तिब्बत और चाइना से डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट नहीं है। जी हाँ, चाइना और तिब्बत से भारत का डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो कांटेक्ट कैसे है? आप जानते होंगे पासेस क्या होते हैं? दर्रा होते हैं। आप इमेज में देख रहे होंगे दर्रा क्या होते हैं। ये दो पहाड़ों के बीच में कटा हुआ एक पतला होल होता है, एक टनल टाइप होता है, एक सुरंग टाइप होता है, या एक रास्ता होता है दो पहाड़ों के बीच में, जो एक साइड से दूसरे साइड में जाया जाता है, एक छोर से दूसरे छोर में जाया जाता है। तो आप कहेंगे सर तिब्बत और चाइना के लोग भारत कैसे आए थे, या जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे, अटैकर थे, जो चाइना से आए थे, जो मंगोलिया से, जैसे चंगेज खान हो गया, वो किस साइड से आए थे? वो पासेस के रास्ते आए थे, वो दर्रे के रास्ते आए थे। और चाइना और तिब्बत से कौन कौन से दर्रा जुटता है, जो भारत को तिब्बत से या भारत को चाइना से उस दर्रे के ही रास्ते होकर जा सकते हैं। यदि आपको 4 व्हीलर से जाना हो तो उस दर्रे को क्रॉस करके ही, पास करके ही आप तिब्बत और चाइना में जा सकते हैं, अदरवाइज आप फ्लाइट ले सकते हैं। ठीक है, वो दर्रे काफ़ी पतले होते हैं, आप इमेज में देख रहे होंगे। वो दर्रा कौन है? वो पासेस है, जोजिला पास जम्मू कश्मीर में है, जो तिब्बत होते हुए आपको चाइना लेके जाएगा। सेपकिरा हिमाचल प्रदेश में है, आपको तिब्बत चाइना पहुंचा देगा। नाथुला सिक्किम में आपको चाइना और तिब्बत ये पहुंचा देगा। ये ऐसे पासेज हैं जो भारत को तिब्बत और चाइना से कनेक्ट करते हैं, तिब्बत और चाइना से जोड़ते हैं, जिससे हमारा लैंड कम्युनिकेशन चाइना और तिब्बत से बना रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। खैबर, मलाकंड, गोमल। मैंने तो आपको बता दिया चाइना और तिब्बत के साथ भारत की जो अगर कनेक्शन है लैंड के थ्रू, भारत और तिब्बत और चाइना कनेक्शन है, तो नाथुला, जोजिला और सिपकिला पासेस के थ्रू हुआ है। लेकिन यदि मैं बात करूं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आप जानते हैं प्राचीन टाइम में जितने भी पश्चिमी एशिया से आक्रमणकारी आए थे, आक्रांत आए थे पश्चिमी एशिया से, वेस्टर्न एशिया से, इराक, ईरान साइड से आए थे, मोहम्मद गजनवी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, या अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गए, ये सब किस रास्ते से आए थे? ये हिमालय में पासेस के रास्ते ही आए थे। और किस रास्ते से? अफगानिस्तान और भारत लद्दाख के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के आसपास कुछ दर्रे हैं, कुछ पासेज हैं, उसी पासेज के थ्रू पाकिस्तान, ईरान, इराक से कुछ आक्रमणकारी प्राचीन टाइम में हमारे देश में आए थे और इसी दर्रे के रास्ते आए थे। वो कौन दर्रा है? अफगानिस्तान, उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा, मलाकंड दर्रा और गोमल दर्रा। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत के बॉर्डर पे ये दर्रे हैं जो भारत को अनेक पश्चिमी एशिया और उसके साथ साथ यूरोप के देशों से कनेक्ट करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पश्चिमी एशिया और अनेक यूरोप के देशों से कनेक्ट करता है, जिससे कि प्राचीन काल में विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आके हमारे देश पे अटैक किए थे और काफ़ी लूटपाट मचाए थे। आई होप गाइज यू गॉट इट वेरी वेल, आपने इसे समझा होगा। ठीक है, और यही अफगानिस्तान से इंडिया को जोड़ने का एकमात्र कोई रास्ता है यदि लैंड की बात करें तो वही आपका खैबर दर्रा है, खैबर पासेस, मलाकंड पासेस और गोमल पासेस। इन्हीं पासेस के थ्रू आप अफगानिस्तान जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक योर फ्लाइट। आप फ्लाइट ले सकते हैं या फ्लाइट से जा सकते हैं, लेकिन आपको बाई लैंड जाना है, बाइक जाना है, बाई 4 व्हीलर जाना है, तो आपको खैबर, मलाकंड और गोमल पासेस के थ्रू होकर अफगानिस्तान आपको जाना होगा, जो कि काफ़ी इम्पॉसिबल है क्योंकि ये दर्रे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। और जो ये दर्रे रहे स्टूडेंट्स, इन दर्रों का अपना काफ़ी अलग से महत्व रहा है। दिस पासेस हैज इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। इन दर्रों का अपना एक अलग महत्व रहा है। अपना महत्व इसलिए रहा है क्योंकि प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में, आज से 2000-3000 साल पहले पूरी दुनिया में जब कोई भी मेरीटाइम रूट नहीं था, जब कोई भी समुद्री रास्ते नहीं थे, तो लोग कैसे ट्रेड करते थे? कैन यू इमेजिन? वे लोग इसी दर्रे के रास्ते भारत से ट्रेड करते थे। इन्हीं दर्रे के रास्ते हमारे देश से स्पाइसेस, मसाले ले जाते थे, हमारे देश से कॉटन ले जाते थे, हमारे देश से चीज़ों को अपने देश में ले जाते थे, इन्हीं पासेस के थ्रू होके जाते थे। तो आज भी ये पासेज, यदि हम अफगानिस्तान को, तिब्बत को, चाइना को कोई कच्चा, कोई क्रूड मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल हम सप्लाई करते हैं, तो इन्हीं पासेस के रास्ते हम सप्लाई करते हैं। नाथुला दर्रा चाइना या तिब्बत हमको भेजना होता है तो सिपकिला, जोजिला, ये सब दर्रे तिब्बत और चाइना को हम अपने देश से रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं, या चाइना से हमें भी कुछ मंगाना होता है बाई लैंड, तो इसी रास्ते ही आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर गोमल, खैबर और गलाकंड
मलाकंड इन दर्रों के साथ हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बाई रूट बाई लैंड रूट हम इसे ट्रेड करते हैं। तो इन पासेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पासेस के थ्रू हम ट्रेड करते आए हैं, प्राचीन काल से लेकर आज तक भी होता है। हालांकि अभी मेरी टाइम सिल्क रूट का विकास हो चुका है, आज समुद्री मार्गों से ज़्यादा लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, जो कि सुरक्षित होता है और काफ़ी सही होता है, तो उस रास्ते होते हैं। लेकिन फिर भी आज इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं होता है, पासेस का इंपॉर्टेंस। आई होप आप सारे के सारे पॉइंट्स को समझे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट टाइम में सी प्लेड हेड ऑफ इंडिया ओशियन एडवांटेज। प्राचीन काल में जब सी रूट चलने लगा तो उस सी रूट में भारत काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी उसका महत्व था। भारत का महत्व इसलिए था, भारत इंडियन ओशियन के हेड, इंडियन ओशियन के एकदम केंद्र बिंदु में है। भारत इंडियन ओशियन का सेंटर है, और आप जानते हैं भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने की वजह से जितने भी पश्चिमी एशिया के देश हैं, जितने भी यूरोप के देश हैं, भारत को लूटना चाहते थे। यूँ कह लीजिए, वो भारत को लूटने के मन से तो नहीं आए थे भारत में, वो भारत में घूमना चाहते थे, वो सोने की चिड़िया को देखना चाहते थे, भारत के मसाले को चेक करना चाहते थे, भारत की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन जैसे सी रूट खुल गया और सी रूट के रास्ते हमारे देश में जब वो आने लगे, तो हमारे देश की जो डाइवर्सिटीज़ थी, उस डाइवर्सिटीज़ को देख के वो अनुमान लगा लिए भारत के लोग एक नहीं है, भारत के लोग बटे हुए हैं। जात पात, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्मस्थान, रंग, रूप के अनुसार बने सारे के सारे लोग डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं। हम आसानी से उनके बीच डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की पॉलिसी को हम लेके हम भारत पे राज कर सकते हैं। और ऐसे उन्होंने भारत पे 200 से लेकर 300 साल तक भारत को लूटा और सोने की चिड़िया को सोने की चिड़िया नहीं रहने दिया। ठीक है, तो ये जो है एंशिएंट टाइम में सी प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे इंपॉर्टेंट रोल मैंने बता दिया। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई यूरोपियन जो थे, अंग्रेज हो गए, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, स्पेनिश हो गए, ये अगर हमारे देश के अलावा अगर भी कहीं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ट्रेड करना चाहते थे, तो भारत से ही होके जाना पड़ता था, क्योंकि भारत से अगर होके नहीं जाएंगे तो काफ़ी उनको लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हिस्ट्री की पार्ट है, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें कवर कर दूंगा स्टूडेंट्स, डोंट वरी। देखिए, और आज भी यदि आपको ईस्ट अफ्रीका जाना है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में जाना है, इस पश्चिमी एशिया में जाना है, साउथ ईस्ट एशिया में जाना है, जैसे फिलीपींस, जापान, जकार्ता, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, हनोई, ये सारी देशों साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री कहलाते हैं। अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको वही किस रास्ते से होके जाने होंगे, आपको इंडियन ओशियन के रास्ते से होके जाने होंगे और भारत से ही होके जाने होंगे, और मलक्का स्ट्रेट से ही होके आपको पैसिफिक ओशियन होते हुए इन रास्तों को जाना होगा। इवन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी आपको जाना होगा, तो मलक्का स्ट्रेट पास करते हुए आप पैसिफिक ओशियन होते हुए इन देशों में आसानी से जा सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, थ्रू सी रूट। तो आप समझ सकते हैं कि भारत को एक ग्लोबल वर्ल्ड यानी एक अदर वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। 1869 सुएज कैनाल एंड रेडियस 7000 किलोमीटर। यदि आप मेरा जो सेकेंड वीडियो है, जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो मेरा जो सेकेंड वीडियो मैं सुएज कैनाल पे वीडियो बनाया हूँ, सुएज नहर पे वीडियो बनाया हूँ। आप काफ़ी छोटा वीडियो, 3-4 मिनट का वीडियो है, आप उस वीडियो को जाएं और अभी देखें। सुएज कैनाल के बारे में, सुएज नहर के बारे में बता दूंगा कैसे 1869 में 1869 में सुएज कैनाल को क्यों बनाया गया, और सुएज कैनाल बनाने से कैसे आप देख रहे हैं इमेज में कैसे 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस डायरेक्ट कम हो गया, कैसे अब लोग सुएज कैनाल से ट्रेड करते हैं। पहले ऐसे घूम के आते थे, अफ्रीका से घूम के आते थे और बीच में लुटेरे भी उनको लूट लेते थे और उनको ट्रेड में काफ़ी लॉस भी उन लोग को हो जाता था। लेकिन कैसे 1869 में सुएज कैनाल बन जाने के कारण कैसे डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया और इंपॉर्टेंस भारत का बढ़ गया। आप उस वीडियो को फर्स्ट सेकंड मेरा वीडियो है, सबसे लास्ट में आप जाएंगे, सेकंड वाला पार्ट का मेरा वीडियो है, आप उसे देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो सुएज कैनाल आप जान जाइए। सुएज कैनाल के बन जाने से भारत का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि भारत से कोई भी देश अगर भारत को इग्नोर करते हुए इंडियन ओशियन होकर रास्ते जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा दूरी तय करना पड़ेगा, जिसको उसको अधिक से अधिक फ्यूल, अधिक से अधिक ईंधन खर्च करने पड़ेंगे। तो कोशिश करता है वो भारत से होके ही जाए। जब भारत से होके जाएगा तो भारत के जो मेरी टाइम रूट है, भारत के समुद्र के रास्ते ही होके जाएगा, जो हमारे लिए काफ़ी बेटर है। हम उससे टैक्स ले सकते हैं, और अगर मान लीजिए हमारा संसाधन का इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसके देश में भी जाकर उसके संसाधन का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं और वो ना भी नहीं बोलेगा। ठीक है, तो सुएज कैनाल 7000 रिड्यूस हो गया। आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उतना इंपॉर्टेंट, उतना अभी यहाँ पे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ओशियन रूट्स फ्रॉम ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका एंड यूरोप। कह रहा है जो भारत का ओशियन रूट है, आज के दौरान, आज के ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ, करेंट सिनेरियो में मैं आपको बात करूँ तो जो आपका जो इंडियन ओशियन का जो रोल है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हमको भारत से यूरोप जाना है तो हम इंडियन ओशियन होके ही जा सकते हैं। यूरोप वालों को साउथ ईस्ट एशिया जाना है, मान लीजिए किसी स्विट्जरलैंड के रहने वाले बंदे को मलेशिया जाना है, इंडोनेशिया जाना है, तो भारत के ही रूट से होके जाएगा। तो इस प्रकार आप भारत के सी रूट के साथ साथ भारत के जो मेन लैंड है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप मंगोलिया चाइना होके जाएंगे यदि मलेशिया इंडोनेशिया तो आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा और ईंधन का जो खर्च होगा वो अलग है। आप वर्ल्ड मैप का लेके आप देख सकते हैं कैसे भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस मॉडर्न सिनेरियो में। ठीक है, फिर है इंडिया कनाडा यूएसए स्टेट ऑफ मलक्का क्रॉसिंग पैसिफिक ओशियन। और मान लीजिए इंडिया से कोई बंदा कनाडा जाना चाहता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना चाहता है, तो स्टेट ऑफ मलक्का क्रॉसिंग, उसको क्रॉस करके पैसिफिक ओशियन होते हुए वो कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जा सकता है। आप इमेज में देख रहे होंगे, अगर किसी बंदे को इंडिया से कनाडा और यूएसए जाना है तो स्टेट ऑफ मलक्का को पास करके वो पैसिफिक ओशियन को पास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा जा सकता है। दूसरा, नेक्स्ट, एयर रूट्स यूरोप, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कोई बंदा एशिया का है, सॉरी मलेशिया का है, इंडोनेशिया का है, थाईलैंड का है, सिंगापुर का है, आपका जकार्ता का है, आपका न्यूजीलैंड का है, आपका ऑस्ट्रेलिया का है। अगर यूरोप जाना है, जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है और कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, मैंने कनाडा अमेरिका छोड़ दीजिए, यूरोपियन कंट्री में जाना है, तो भारत के ही एयर रूट को फॉलो करेंगे, भारत के ही रास्ते होकर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी कम पड़ जाएगा और जो बीच में हाल्ट चाहिए भारत वो हाल्ट इन लोगों को दे देगा, रुकने के लिए वो एयरवेज को रुकने का रास्ता मिल जाएगा। तो भारत कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के सिनेरियो में आप इमेजेस में भी देख सकते होंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, लैंड रूट्स मच ओल्डर देन मेरी टाइम। आज का जो लैंड रूट है मतलब वही जो पासेस के थ्रू होकर हम अफगानिस्तान, तिब्बत, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इराक हम जा रहे हैं, वो आज के समुद्र के रास्ते से काफ़ी प्राचीन। मैंने बोला ना, प्राचीन काल में जब समुद्र के रास्ते नहीं जाए जाते थे, उस ज़माने में सबसे इंपॉर्टेंट कोई रोल प्ले करता था तो यही आपके लैंड रूट प्ले करते थे। तो इस लैंड रूट के माध्यम से जो विदेशी हमारे देश में आते थे, आक्रमणकारी को छोड़ दें, जो विदेशी हमारे देश में घूमने आते थे, सोने की चिड़िया देखने चाहते थे, कुछ यात्री थे, यात्री का नाम आप जानते हैं, मार्को पोलो, फाहियान, ठीक है, और बहुत से जितने भी यूरोपियन कंट्री के, चाहे कोरिया साइड से कोई भी आया तो वो सी रूट से नहीं आ पाया क्योंकि उसमें सी रूट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो लैंड रूट क्या था? तो अब बताइए, जब कोई विदेशी हमारे देश में घूमने आ रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहा है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहा है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहा है, तो हमारे देश में 5 या 10 साल रुकेगा, तो हमारे देश की संस्कृति को पढ़ेगा, हमारे देश की संस्कृति को जानेगा, समझेगा, और यदि हो सके, पॉसिबल हो सके, तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी लैंग्वेज को भी हमारे देश के लोगों को बताएगा। तो इससे एक कंपोजिट कल्चर का डेवलपमेंट होता है, एक सामसिक संस्कृति का विकास होता है, एक ऐसी संस्कृति जिसमें 2 या 2 से अधिक संस्कृति का मिलन होता है। तो एक लैंड मास के रास्ते यदि कोई इंटरनेशनल व्यापारी, कोई ट्रेवलर हमारे देश में, कोई यात्री घूमने आ रहा है, तो वो सिर्फ घूमने नहीं आ रहा है, वो अपने साथ अपने देश की कल्चर को लेकर आ रहा है, अपने साथ अपने देश के कस्टम्स को लेकर आ रहा है, अपने साथ अपने देश के रिचुअल्स को लेकर आ रहा है और हमारे देश में उसका फैलाव कर रहा है। या हमारे देश से कोई ट्रेवलर अमेरिका में जा रहा है, 5 साल 10 साल वहाँ पे रह रहा है और हमारे कस्टम्स, रिचुअल्स और ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन और कल्चर को वहाँ पे मना रहा है, तो उन पे इफेक्ट पड़ रहा है। वो भी हमारे देश की चीज़ों को काफ़ी करीब से देखने को उनको मौका मिलेगा। व्हेन दे गेट टाइम दे ट्राई टू कम टू इंडिया टू सी द रियल थिंग। वह भारत की हकीकत को जानना चाहेंगे, तो आप इसे लैंड रूट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लैंड रूट इज मच ओल्डर देन द सी रूट, देन द मेरीटाइम रूट ऑफ इंडिया टूडे। और वही लैंड रूट का ही देन है कि आज हमारे जो डेसिमल सिस्टम हमारा देश जो खोजा था वो आज उनके पास है। हमारे रामायण, हमारे उपनिषद, हमारे पंचतंत्र, हमारी पुरानी गाथाएं, हमारी प्राचीन परंपराएं वाली कहानियां सारे इन्हीं लैंड रूट के माध्यम से गए। कहाँ पे? यूरोप गए, अमेरिका गए, दक्षिणी अमेरिका गए, अफ्रीका गए, और वहाँ से जो गुंबद वाली प्रकृति होती है, इस्लाम धर्म में जो हमारे मस्जिद बनाया जाता है ऐसे गोल गुंबद, वो वाली चीज़ें, फिर मूर्ति बनाने की कुछ कलाएं,
फिर लिखने की कुछ शैली, कुछ भाषाएं, कुछ गांधार शैली, ये वो हमारे देश में लाएं, और इस प्रकार भारत एक कंपोजिट कल्चर का देश बनता है। और कहीं ना कहीं आज भारत जो डाइवर्सिटीफुल देश है, एक विविधतापूर्ण देश है, वो उन्हीं का देन है, इसी लैंड रूट का ही देन है। तो मैं इसे सारी चीज़ें मैं आपको बता दिए, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। लैंड रूट्स मच ओल्डर देन मेरी टाइम, कॉन्टेक्ट्स ट्रेवलर, बहुत से ट्रेवलर यहाँ पे आए, अपने आइडियाज़ को लेके आए, अपने कल्चर को लेके आए, अपने कस्टम्स को लेके आए, और इंडिया टू द अदर कंट्री, और इंडिया के भी लोग दूसरे देश में अपने कल्चर को लेके गए, अपने कस्टम्स को ले गए। अब मान लीजिए कोई भारत का व्यापारी है, भारत से मसाला लेके यूरोप जा रहा है बाई लैंड रूट, लैंड रूट के रास्ते भारत से कोई व्यापारी मसाला लेके जा रहा है, तो कोई हवाई जहाज तो था नहीं, ट्रेन तो था नहीं, काफ़ी लंबा वक्त, एक अरसा लग जाता था जाने और आने में। तो कुछ लोग वहाँ पे एंजॉय करते थे, रुक भी जाते थे। और बाय द वे कोई बंदा वहाँ पे रुक रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अपनी संस्कृति को लोगों को बताएगा, अपनी भाषाओं को लोगों के साथ शेयर करेगा, और वहाँ भी लोग हम अपनी भाषाएं हमको देंगे, अपनी कल्चर संस्कृति हमको देंगे। ठीक है, तो हम क्यों वही हमको नहीं दिए, हम भी जब हमारे देश से कोई ट्रेवलर, हमारे देश से कोई बंदा वहाँ पे गया, तो हम लोग भी उनको दिए। ठीक है, हम स्पाइसेस बेचने, डेसिमल सिस्टम हमारा उपनिषद, हमारा रामायण, हमारा महाभारत, पंचतंत्र टू ऑल द वर्ल्ड, और इसी लैंड रूट से पूरी दुनिया में जाके हमारी ये प्राचीन जो सभ्यताएं, जो हमारी प्राचीन धरोहर हैं, वो चीज़ें फैली पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया को तब जाके समझ में आया इंडिया इज रियली फुल ऑफ डाइवर्सिटी। भारत विविधताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है। दोस्त, क्या आपने कभी कल्पना किया है इतना डाइवर्सिटी फुल कंट्री है, इतना एक विविधतापूर्ण देश है, एक डाइवर्सिटी फुल कंट्री है, और इस डाइवर्सिटी फुल कंट्री में कैसे लोग एक हैं, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इतने धर्मों के लोग निवास करते हैं, इतनी सभ्यताएं हैं, इतने रीति रिवाज है, इतनी परंपराएं हैं, इतनी बोलियां हैं, इतनी भाषाएं हैं। इंस्टेड ऑफ इट, इसके बावजूद लोगों में कभी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, लोगों में कभी मतभेद नहीं हुए हैं। मानते हैं परिस्थितियां कभी अपोजिट हो जाती हैं, थोड़े थोड़े मतभेद हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रैक पा गए। हमारे देश की तरह जितनी डाइवर्सिटी हमारे देश के पास है, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, उतना डाइवर्सिटी अमेरिका, चाइना और जितने बड़े बड़े देश हैं उनके पास होता, तो शायद उनके लिए असंभव होता कि इतने बड़े डाइवर्सिटी फुल कंट्री को लेकर चल पाते हैं। हमारा देश है कैसे इतने डाइवर्सिटी फुल देश के लोगों को एक करता है, आखिर वो कौन सी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। आसाम की चाय, दक्षिण भारत का मसाला, पंजाब का गेहूं, पश्चिम बंगाल का चावल, और जम्मू कश्मीर का सेब, हिमाचल प्रदेश का सेब, ये सारी चीजें हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें होती हैं, और हमारे देश, सारे देश में यही सब चीजें सारे देश के लोगों को बांध के रखती है। हमारे नॉर्थ भारत में जो धोती पहनने का कल्चर है, वही दक्षिण भारत में लोग लुंगी पहनते हैं। ये कहने की बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें पूरे भारत के लोगों को कनेक्ट करती है। जैसे हम यहाँ चावल के हम लोग गोजा पीठा कुछ बना के खाते हैं, वहाँ पे लोग इडली बोलते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें पूरे भारत के लोगों को एक करती, यूनाइट करती है। कहा है इंडिया इज डाइवर्सिटी कंट्री, मतलब यूनाइटी इन डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, मतलब विविधताओं में एकता का देश है। जहाँ इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, वहाँ पे कितनी एकता है, कितनी यूनिटी है, यू कैन इमेजिन। आपका जो भी एज हुआ होगा, आप गेस किए होंगे, आपके एज और हमारी एज के दौरान में कभी उतना बड़ा कन्फ्लिक्शन तो नहीं हुआ, कभी उतना बड़ा विवाद तो नहीं हुआ जिस धर्म के लोग को मार के हमारे देश से भगा ही दिया जाए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर दी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इतनी डाइवर्सिटी फुल कंट्री में इतने यूनाइट लोग कैसे रह सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ से लोग यूनाइट होते हैं। आपने देखा होगा, यदि आप ट्रेन से यात्रा करने जाते होंगे, बाई बस यात्रा करने जाते होंगे, तो देखते होंगे कोई बंदा यदि खैनी खा रहा है, कहना तो नहीं चाहिए खैनी खा रहा है, लेकिन कोई बंदा के पास नहीं है, खत्म हो गया है, तो बंदा दूसरे बंदे से जान पहचान नहीं होती है, इवन वो मांग लेता है खाने के लिए, भाई हमें भी आप दे दो, थोड़ा खा ले। और जैसे वो देता है खैनी, नाम को तो खैनी होता है, नाम को तो सुरती होता है, उसे दे रहा है खाने के लिए, लेकिन उसके बाद दोनों में बातचीत स्टार्ट हो जाता है। दोनों आपस में एक दूसरे की बातों को शेयर करते हैं, एक दूसरे के दुख को, एक दूसरे के चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग तो दोस्त बन जाते हैं। ऐसा है हमारा देश। Trust me, when you get time to wander the India, definitely you will find that our country is amazing, from north to south, west to east. Wherever you go, you will find the diversities. Wherever you go in the physical sector, चाहे भौतिक जगह हो,
इन द सेक्टर ऑफ कल्चर, चाहे सांस्कृतिक चीज़ें हैं, इन द सेक्टर ऑफ कस्टम्स, चाहे रीति रिवाज है, यू विल फाइंड एवरीथिंग डिफरेंट, यू विल फाइंड एवरीथिंग डिफरेंट, देन यू फील प्राउड टू बी एन इंडियन। तब आपको एक भारतीय होने पे गर्व होगा। और एक समय आपको आएगा, मैं तो कहता हूँ आप पढ़ें लिखें आगे बढ़ें और वो समय आप लाएं तो इस अमेजिंग से कंट्री को घूमने का मौका आप खुद पाएं। ठीक है, तो ये बातें थी जो ग्रेट डाइवर्सिटी हमारे यहाँ लैंड हाई यहाँ पे माउंटेन है, हिल्स है, माइटी रिवर्स हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, लॉन्ग कोस्ट लाइन है, इतनी डाइवर्सिटीज मैंने प्रीवियस लेक्चर से बताते मैं आ रहा हूँ, इतनी डाइवर्सिटीज है भाई। ऊपर वाले ने तो हमारे विविधताओं का भंडार खुद दे दिया है। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े विशाल मैदान, बड़े बड़े चट्टाने, बड़ी बड़ी घने घने वृक्ष, घने घने वनस्पतियां, घने घने जंगल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, डिफरेंट कलर के लोग। नॉर्थ भारत में लोग गोरे, साउथ भारत के लोग सावले और जम्मू कश्मीर के लोग पूरे दूध की तरह सफेद। ऊपर वाले हमारे साथ तो जितनी डाइवर्सिटी दे के गए हैं उससे ज्यादा डाइवर्सिटी हमने क्रिएट कर लिया है। अलग धर्म, अलग जाति, अलग रीति रिवाज, अलग भाषाएं, अलग परंपराएं, लेकिन वी आर यूनाइट, हम लोग एक हैं। दिस इज आवर स्ट्रेंथ, ये हमारी मजबूती है। और जो इंसान इस मजबूती को भंग करने की कोशिश करता है वो उस इंसान को इस भारत की धरती पे जीने का राइट नहीं है। जब आप भारत के संविधान को उठाकर पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को एक कर्तव्य देता है कि भारत को आप एक अखंड और अछूत रखिए, भाईचारे की भावना को डेवलप करिए, बांटने की कोशिश न करें। तो ये थे दिस डाइवर्सिटीज हेल्प यूनाइट इंडिया। असम का टी, साउथ स्पाइसेस, पंजाब का गेहूं, पश्चिम बंगाल का राइस, these are the diversities which are making यूनाइट इंडिया। भारत को एक देश बनाते हैं। आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा सारी चीजें। आप लेक्चर के कमेंट में कमेंट करें। आप अभी नए हैं, ग्रुप में नए ऐड हुए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट में जाके चीज़ों को सीरियल वाइज देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, ओके, बाय, थैंक्स एंड टेक केयर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।